अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज शाम 7 बजे मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग में सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन सीज़ फायर कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक नया महाज खुल गया है। अमरीकी और आलमी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ खड़ा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान एटमी तनसीबात तबाह कर दी गई हैं। उनके वज़रा का दावा था कि दुनिया पहले से ज़्यादा महफूज हो चुकी है, लेकिन अमरीकी फ़ौज की जानिब से जारी सेटेलाइट तस्वीर और डिफेंस इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स मामले को मशकूक बनाती हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से जारी सेटेलाइट तस्वीर में फर्दों के ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कई गड्ढे और नए सुराख दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये भी देखा जा सकता है कि सुरंगों के दाखिली रास्ते मिट्टी से बंद हैं और साइट पर मौजूद एक बड़ी इमारत मुतासिर ही नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी कहा कि कोई भी फर्दों में ज़ेर ज़मीन नुकसान का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने की पोजीशन में नहीं है। ऐसा ही नतंज और अस्फहान के बारे में भी कहा जा रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के तज्ज़िये के मुताबिक अस्फहान की साइट पर सुरंगें हमले से कबल ही मुमकिन तौर पर मिट्टी से भर दी गई थी। दुनिया भर में खासी मोतबर समझी जाने वाली न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भी एक सीनियर ईरानी सोर्स के हवाले से रिपोर्ट ये किया है कि 60% अफजूदा यूरेनियम का ज़्यादातर जो ज़ख़ीरा था नाज़रीन, वो इस हमले से कबल ही एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। अमरीकी मीडिया ने भी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से वाबस्ता ज़राए के हवाले से ये रिपोर्ट किया कि अमरीकी हमलों ने ईरान के तमाम सेंट्रीफ्यूजीज या यूरेनियम के जो ज़ख़ीरे हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया है। इन हमलों से बाज़ तनसीबात के दाखिली रास्तों को ज़रूर नुकसान पहुँचा है, मगर ज़ेर ज़मीन जो इमारतें थीं वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई हैं, महफूज हैं। इन खबरों पर वाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि इस मुबैना तज्ज़िये को लीक किया जाना सदर ट्रंप को बदनाम और हमले में शरीक बहादुर पायलट्स की तौहीन करने की कोशिश है। इन खबरों पर डोनाल्ड ट्रंप भी खासे बरहम हुए हैं और उन्होंने ट्वीट किया कि ये जाली खबर है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स मिलकर तारीख के सबसे कामयाब फौजी हमलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में किसके पास कितना सच है ये जल्द या बदेर ज़ाहिर है कि सामने आ जाएगा, लेकिन ट्रंप के लिए परेशान कुन बात अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ये इंकशाफ है कि अमरीकी हमलों के बाद से 400 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम है वो क्यों गायब है, जो 10 एटमी हथियारों के लिए काफ़ी है। ये तनकीद, शकूक व शुबहात जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशान कौन है, वही खित्ते में पनपने वाले एक और ख़तरे की जानिब इशारा कर रहे हैं कि क्या ये तनकीद अमेरिका ही के जो B-2 तैयारे हैं उनको एक बार फिर अधूरे मिशन को मुकम्मल करने के लिए ईरान की जानिब परवाज़ पर मजबूर कर सकती है। 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम की गुमशुदगी क्या गुल खिलाने जा रही है, और क्या इसराइल इन रिपोर्ट्स के बाद जंगबंदी पर कायम रहेगा जिसके मिशन का एक हिस्सा ही ईरानी जौहरी तनसीबात थीं। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इंपॉर्टेंट सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी हमारा पैनल। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी काशिफ रफ़ीक साहब ने, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से नसीम सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ ही में हमारे साथ मौजूद हैं आदिल निज़ामी साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर नवीद नसीम साहब ने। आप तमाम साहिबान की आमद का बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का आगाज़ जो है आज मैं काशिफ रफ़ीक साहब सर मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, ये जो अमरीकी मीडिया इंटेलिजेंस डिफेंस इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट आई है और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से किसी भी किस्म की ताबकारी न होने की जो रसीद देना है, क्या जंगबंदी को कमज़ोर नहीं कर देगा ये सारा कुछ? इसराइल ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा? क्योंकि उसका तो कहना ये था ना कि वो उसके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। तो अगर ये जौहरी प्रोग्राम बच गया है तो आपको नहीं लगता कि सारी रिपोर्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं फिर से प्रोवोक कर रही होंगी इसराइल को ईरान पर हमले के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल में इस सारी सूरत हाल पर जो भी ऐलानात ख़ुद सदर ट्रंप ने किए और जो उन्होंने नैरेटिव कायम करने की कोशिश की कि हमने ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं या उनका जो प्रोग्राम है उसको रोल बैक कर दिया है, तबाह कर दिया है, वो नहीं कर सकेंगे। और नेतन्याहू ने भी ये कहा कि उन्होंने जो अहदाफ हासिल करने थे वो कर लिए। ये सारा वो नैरेटिव है जो ट्रंप अपनी अवाम और अपनी पार्लिमान के लिए और नेतन्याहू अपनी अवाम और अपनी पार्लिमान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जैसे मोदी ने अपने लोगों को ये चकमा देने की कोशिश की कि हमने पाकिस्तान के जनाब सारे नक्शे तब्दील कर दिए और तमाम की तमाम चीज़ें कर दी। असल मामला ये है कि इस वक्त अब आज ईरान की पार्लिमान ने उन्हें AIA जो जौहरी तनसीबात का विज़िट करती है जिसके साथ बड़ा तवील मुआहदा था और इश्तराक था, उसको मौखर कर दिया। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि कैसे साबित करेंगे कि अगर आपने वो तमाम तनसीबात ख़त्म कर दी तो फिर वो किधर गए वो। अब इस दोनों सूरतों में अगर ईरान यूरेनियम की फजूरदगी कर रहा था तो फिर वो किधर गई, और अगर प्रोग्राम नहीं चला रहा था
वो तो अटैक क्यों हुआ? तो अटैक क्यों हुआ कि ये फिर बैक टू स्क्वायर आ गए इराक की सूरत हाल के ऊपर। सो इस तमाम तनाजुर में अब ट्रंप साहब भड़केंगे अपने कांग्रेस के लोगों पे, उन मीडिया आउटलेट्स पे जो उनके इस दावे को गलत साबित करेंगे, और नेतन्याहू जो है वो भड़केंगे उन मीडिया पे, उन लोगों पे जो उनके जो मामला को गलत साबित करेंगे। असल इशू ये है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका को ये पता लग गया था कि इसराइल ने गलत अटैम्प्ट की, उनके मकासद हासिल नहीं हुए, इसराइल का दिफा ज़मीन बोस हो चुका। अब अमेरिका की अपने दिफा की कलाई खुलने जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि यकतरफा तौर पे जंग बंदी कर दे, और मैंने बड़ा मार्का मारा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है समहाउ ईरान के ऊपर भी और ईरान के दोस्तों के ऊपर भी, कि अगर ईरान इसराइल जंग बंदी हो सकती है तो गाजा की जंग बंदी क्यों नहीं हुई। इस हवाले से भी ट्रंप का बयान है कि बहुत जल्द उसके ऊपर भी जंग बंदी का मामला होगा, क्योंकि ट्रंप साहब जो है बहरहाल उनका अल्टीमेट गोल जो है कि वो चाहते हैं कि दुनिया के वो अमन पसंद तरीन लीडर बन के सामने आए ताकि नोबल इनाम उन्हें मिल सके। सो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम की तमाम वो इस्तदलाल हैं, वो आर्गूमेंट्स हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ इन्होंने की है तो वो सामने ले आए। अगर देखें कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि ईरान का एटमी जो मंसूबा था वो ख़त्म हो चुका, ज़मीन बोस हो चुका, तो फिर आप अपना इस्तदलाल सामने ले आए। इन्होंने को जो फुटेज दी उन फुटेज को एनालाइज किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ईरान ने इनको मिसलीड किया। ईरान अपना प्रोग्राम किसी और जगह शिफ्ट कर चुका था, ईरान उसकी सारी सेफ्टी मेजर कर चुका था। इन्होंने जो अटैक किया वो पुरानी जो सी पॉइंट्स थे उनके ऊपर किया, जिसके ऊपर अब ये बता नहीं रहे, और इनको ये सुबकी का सामना है कि जो अटैक हुआ वो गलत जगह पे हुआ और अनड्यू हुआ और बगैर परमिशन के हुआ। ठीक हो गया, बगैर परमिशन के तो हुआ था, उस पर मुआवजे की तहरीक भी चली, लेकिन जाहिर है कि उसमें ट्रम्प जो है वो बच गए और बहुत बड़े मार्जिन के साथ उसमें वो बचे, क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं ली थी। मैं आपकी तरफ आऊँगी, मेरे साथ नसीम सिद्दीकी साहब आप मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि इजरायली अपोजिशन जमात जो है स्टेट कैंप, उसके सरबराह ये कहते हुए हमें दिखाई देते हैं कि इसराइल की जंग में वापसी का जो फैसला है वो वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बजाय ईरान के तर्ज अमल पर मुनहसर है, और ईरान ने हम जानते हैं कि आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताउन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। यानी अब उसके जो एटमी प्रोग्राम के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस कहीं ना कहीं था वो भी नहीं रहा। तो क्या ये इसराइल के लिए परेशान कुन बात नहीं है? और जब कहा जाता है कि ईरान के ऊपर मुनहसर है, तो जब ईरान ऐसे मुआहदे मुअत्तल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो फिर से इस चीज़ को हवा देने की कोशिश कर रहा है। इसको ये समझा जाएगा इसराइल और अमेरिका की जानिब से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। देखिए, जब ईरान की बारी आती है तो कहा जाता है कि वो जारियत कर रहा है कि उसने फला मुल्क की जो है उस पर सॉवरेनिटी पे अटैक किया है, लेकिन ईरान के ऊपर जो हो रहा है, या इसराइल जिस तरह फलस्तीन गाजा ईरान पे हमला किया उसको कोई नहीं पूछता। तो रूल एंड रेगुलेशन तो चल ही नहीं रहे। जब जंग चल रही है तो वहाँ कोई असूल कारफरमा नहीं है। सॉरी जी जी, बात यह है कि इसराइल को पता चल गया, इसराइल समझ रहा था कि ईरान भी गाजा या फलस्तीन की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा, और वो जो अपनी दीदा दलेरी या जिस तरह भी वो अटैक करेगा तो ईरान बैकफुट पे चला जाएगा। लेकिन जिस तरह ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है और इसराइल के ऊपर अटैक किए, इसराइल के तो अब जो शहरी है, अवाम है, वो नेतन्याहू से मुस्तफा होने का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाजा हुआ है कि किस तरह गाजा के हॉस्पिटल्स में आप हमला करते हैं तो कोई बात नहीं, इसराइल के किसी हॉस्पिटल पे अटैक हुआ तो बहुत चीखो पुकार शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल से ये जंग का माहौल बना हुआ है। ईरान अपने तौर पे तमाम मामला को देख रहे हैं, और जिस तरह दुनिया ने देखा, पहले बात होती रही इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, लेकिन वहां पे आपने देखा था कि बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने इत्तेफाक किया था कि हमें वहां पे कोई भी ऐसे वेपन्स नहीं मिले, और वहाँ रिजीम चेंज कर दिया, आपने इराक को तबाह और बर्बाद कर दिया। उस वक्त की जो हुक्मरान थे सद्दाम, उसको फांसी पे लटका दिया। लेकिन ईरान ने बड़ी दीदा दलेरी के साथ मुकाबला भी किया, उनको जवाब भी दिया, उसने अमेरिका को भी जवाब दिया। ताज़ी बात है, वो अमेरिका तक तो उसके मिसाइल नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन जो कतर में दोहा में जो उसने अटैक किया, वहां पे उन्होंने अटैक किया, तो उसने भरपूर अपना जो है जवाब भी दिया है। और वो कहते हैं ना, तगड़ा होके सामने खड़ा रहा तो अगलों को घुटने टेकने पड़ गए। अब वो आएगा शाही मारने, भले वो अमेरिका हो भले वो इसराइल हो, क्योंकि शायद वो समझ रहे थे कि ईरान को बड़े आराम से वो जेर कर लेंगे, लेकिन ईरान इतना कमजोर नहीं निकला। उसने डट के उनके सामने खड़ा रहा, अमेरिका के सामने भी, जो कि दुनिया की सुपर पावर है, और अमेरिका को सबकी उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जो अटैक किया और जिन्होंने तो कहा सर कि ये डट के तो खड़ा रहा, लेकिन अभी भी जो वो इस तरह की चीजें कर रहा है, जैसे इतने बड़े एक मुआहदे को मुअत्तल कर देना, जो एजेंसी निगरानी कर रही है, चेक एंड बैलेंस रखे हुए है, उस मुआहदे से निकल जाना, उसको मुअत्तल कर देना और जंग बंदी के फौरन बाद ये कर देना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं
प्रोवोक कर सकता है दोबारा से इन कुव्वतों को? मैं अमेरिका और इसराइल की सर बात कर रही हूँ, जवाब मिल सकता है ना उनको एक इससे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो मतलब अगर आप यूएनओ की बात कर ले और देखें कि वो कितना जो है अमल करता है, अमेरिका के अलावा जो दुनिया में मामला है, फलस्तीन के हो गए या कश्मीर के हो गए, उस पर कोई अमल नहीं करता। तो बड़ी ताकतें तो अपनी मर्जी के हिसाब से सबको लेके चलती हैं। अगर इसराइल ने या अमेरिका ने ईरान के ऊपर, उनकी जौहरी तंसीबात के ऊपर अटैक किया, तो वो भी तो आईईए की जो चेक लिस्ट है उसके खिलाफ वो गए थे, उन्होंने इस बात को कहा भी था। तो सिर्फ ये कहना कि ईरान उस पर अमल नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं होगी। ईरान भी, इसराइल भी उन बातों पे अमल नहीं कर रहा जो आलमी कवानीन है, और मेरे ख्याल से भारत भी जिस तरह पाकिस्तान की पानी रोकने की बात करता है, तो ये तो जो बड़ी ताकतें वो अपनी मर्जी से हर काम करवाना चाहती है, तो डेफिनेटली जो दूसरे ममालिक है वो अपने हिसाब से उनको जवाब देंगे। ठीक हो गया। आदिल निज़ामी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे दोनों तज्ज़ियाकारों की। सवाल मेरा आपसे भी वही कि कहीं ना कहीं जवाज़ तलाश किया जाता है और बाज़ औक़ात उसमें कोई हकीकत नहीं होती है उस चीज़ के अंदर जिसको जवाज़ बनाकर, वजह बनाकर ऐसे ममालिक के ऊपर अटैक किया जाता है। जिस तरह से इराक़ के ऊपर हमने देखा, जो जवाज़ बनाएगा उसका कहीं पर कोई वजूद ही नहीं था। अभी जिस तरह से ईरान के बारे में कहा गया कि इसराइल का जो टारगेट था वो उसकी जौहरी तंसीबात थी, और अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आपको लगता है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एटमी तंसीबात वहीं की वहीं हैं, वो महफूज हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है? एक तो ये चीज़, ये सारी रिपोर्ट्स, और दूसरा जिस तरह से मुआहदे से निकला है अभी ईरान रिसेंटली, जो आज इस एग्रीमेंट्स के अंदर से वो निकला है, मुअत्तल हुआ है, गो के कैंसिल नहीं हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि ये तलबीब को जंगबंदी के खात्मे का जवाज़ कहीं ना कहीं इससे मिल सकता है, खुदा न खास्ता? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो सबसे पहले ईरानियों का जो रिजॉल्व है, जो उनका डेटरेंस है, वो तो काबिल सताइश है, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स किया। ऑल्दो जो प्लान लेकर अमेरिका और साथ में इसराइल इस पूरी जंग के अंदर आए थे, जो पहला प्लान हमें दिखाई देता वो ये था, वहाँ पे रजीम चेंज करना मकसद था। एटॉमिक जो प्रोग्राम जिसके बारे में मगरिब अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था, डेफिनेटली चीज़ें कुछ थी भी सही, लेकिन फ़िलहाल जो मकसद हमें दिखाई देता स्टार्ट में वो ये था कि वहाँ पे रजीम चेंज कर दीजिए। ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ पपेट्स जिस तरह वो रज़ा शाह पहलवी और इस तरह के लोग हमें नज़र आ रहे थे, अगर वो वहाँ पे आके पावर में आ जाते तो ये एटॉमिक प्रोग्राम्स को रोल बैक करना या इसको अपने तरीके से चलाना, मैनेज करना कोई ज़्यादा मुश्किल होता ना अमेरिका, मगरिब और इसराइल के लिए। लेकिन उसमें जिस तरह अटैक हुआ, उनकी जो लीडरशिप थी मिलिट्री की, उसको एलिमिनेट किया गया, जोहरी जो साइंटिस्ट थे उनको एलिमिनेट किया गया। उसके बाद ईरानियों ने जिस तरह से एक नेशन जवाब दिया, क्योंकि ईरान के डायनामिक्स जो है अगर वो देख लें कि 99% वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, मोर देन 90% वहाँ पे एक शिया सेक्ट से बिलोंग करने वाले लोग हैं। कुछ जो लोकल डोमेस्टिक वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे भी, कोई लिबनान है, ये कोई शाम है, यहाँ जाके मिसाइल मारेंगे, जो अहदाफ है उसको एरियल बॉम्बिंग करके वापस आ जाएंगे, हिट एंड रन करेंगे, जिस तरह आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने भी कहा, तो वो हुआ नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने जिस तरह से ईरान ने उसको जवाब दिया, तो बिला आखिर इसराइल को पीछे जाना पड़ा, फिर अमेरिका को आना पड़ा। अब अमेरिका को आना पड़ा, अमेरिका ने भी आकर जो उसके पास सबसे बड़ी ऑप्शन थी B-2 बॉम्बर के जरिए बॉम्बिंग करना, बंकर बस्टर मारना, वो उन्होंने करके देख लिया, टोमाहॉक मारना वो उन्होंने करके देख लिया, उसके भी नताइज नहीं मिले। ये सीज फायर ऐसे ही नहीं हुआ। अब ऑप्शन बची कोई नहीं थी इन दोनों कंट्रीज़ के पास। 12 दिन के बाद क्या करना चाहते थे, क्या कर सकते थे? ऑल्दो इसराइल की कोशिश थी कि इस चीज़ को इंगेज करे, बढ़ाए, अमेरिका को इसके अंदर साथ रखे, मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाए, कुछ इराक वाली सूरत हाल, कुछ अफगानिस्तान वाली सूरत हाल। तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप खसूसन ऑल्दो किसी प्रेशर में आकर जो वहाँ पे एक इसराइली लॉबी या ज्यू लॉबी, ज्यूज लॉबी जिसको अमेरिका में बोलते हैं, उनका प्रेशर था कि ट्रंप ने बिला आखिर उसका हिस्सा बन गए। लेकिन जितनी जल्दी वो हिस्सा बने उतनी जल्दी वो पीछे भी चले गए। अब आपकी जो सेकंड जो आपका क्वेश्चन बड़ा अहम है, IAEA कई सालों से NPT का मेंबर सेक्रेटरी है ईरान ऑलरेडी। IAEA के मुआयनाकार, उनके इंस्पेक्टर्स जो हैं, इनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे मौजूद रहते हैं, वहाँ पे निगरानी करते रहते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उन इंस्पेक्टर्स की निगरानी का, उनको इजाज़त देने का, उनके तज्जियों का, उनके मॉनिटरिंग का, कि जब इसराइल ने जो कुछ करना था कर लिया, जब अमेरिका ने जो कुछ करना था कर लिया। जिस तरह सदीकी साहब ने बड़ी अच्छी बात इन्होंने सदीकी साहब ने बीच में कही, UNO को देख लें भी, दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने इनिशिएट किया, UNO बनाई, आज खुद उन्हीं कवानीन को तोड़ रहे हैं 80 साल बाद, आज खुद उन्हीं की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। इजाजत लेना तो दूर की बात, आगाह तक नहीं किया गया अटैक से पहले। तो कहने का मतलब यह है कि अब समहो एक जवाब मिल गया ईरान को कि अब वो आगे बढ़े और अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको मजीद आगे बढ़ाए। जो NPT का सिग्नेटरी था, शायद अगले कुछ टाइम में वो उससे भी बैकफुट पर चले जाए। ठीक हो गया जी। अभी मैं आपकी तरफ आऊँगी, नवीद सदीक साहब, सॉरी नवीद नसीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ये बताइएगा कि अमरीकी नायब सदर जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं,
डीजे वैंस, वो हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि 400 किलो यूरेनियम जो है वो गायब है। ईरान को दबाव में रखने का आपको लगता है कि ये हरबा हो सकता है, या वाकई ईरान जो है वो एटमी हथियार बनाने के करीब सर पहुंच चुका था? आपका तज्जिया क्या कहता है? आपने जो अभी तक रिसर्च की है, जो पढ़ा है, इस बारे में जो जाना है, वो क्या कहता है? और सर ये भी बताइएगा कि क्या मज़ीद हमले होने जा रहे हैं? ये सारी चीज़ों को जवाब बनाते हुए क्या वजह है कि जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप वो कुछ और कहते दिखाई देते हैं, जो नायब सदर हैं वो कुछ और कहते हुए दिखाई देते हैं? इतना बड़ा तजाद क्यों है दोनों के बयानात में, और क्या ये जानबूझकर है, सोच समझ कर किया जा रहा है सब कुछ? बहुत शुक्रिया आपको। आपने जहाँ तक बात की तो आपको मैं उनका एक और बयान जो पाकिस्तान इंडिया के मुताबिक था, जो कहा था कि ये पाकिस्तान और इंडिया का आपस का मामला है और ये दोनों खुद ही इसको तय करें। और उसके बाद सदर ट्रंप ने इंटरवीन किया और उन्होंने भारत को मजबूर किया कि वो सब कुछ खत्म कर दे और वो सरेंडर कर दे। तो इसलिए जो जेडी वेंस कह रहे हैं उनकी इस बात को मेरा नहीं ख्याल, जबकि जंग फॉर द टाइम बिंग सीज फायर हो चुका है, उसके ऊपर हमें इतनी ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। और खासतौर पर उस वक्त जबकि जो अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी जो एक रिपोर्ट आ गई है जिसके सामने जो कुछ भी किया गया है हमने वो सारा कुछ सामने आ गया है। अब एक और चीज देखिए, मैं इस जंग को अगर एक मशहूर और मरूफ जुमला है कि अब आप उसको किसी के ऊपर भी अप्लाई कर दें कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह। ये आप देखें क्या इसराइल ने जो देखें, हर जंग का ना एक ऑब्जेक्टिव होता है और अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर सके तो इसका मतलब ये है कि वो विनर नहीं है, बेशक लूजर नहीं है। तो मेरे नजदीक इस जंग का कोई विनर नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट तीनों के तीनों लूजर्स हैं। अगर आप एक एक करके बात करें तो देखें, इसराइल ने जो सबसे पहले किया था जदीद तरीन एयरफोर्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद रजीम चेंज करने में और ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी उसको खत्म करने में नाकाम रहा। एक ऐसा मुल्क जिसको अपनी ताकत पर गरूर है, उसकी आवाम कई दिनों तक ज़ेर ज़मीन बंकर्स में रहने पर मजबूर, बना लेने तो पे क्या ये बिल्कुल आप ये देखिए कि क्या, और एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जंग थी जो कि एक बहुत ही इसराइल के मुकाबले में कोई इतना बड़ा, कोई इतना ताकतवर मुल्क भी नहीं था, लेकिन उसने इसराइलियों को मजबूर कर दिया कि वो ज़ेर ज़मीन बंकर्स में बना लें। उसके बाद अगर आप अमेरिका पे हैं तो देखिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका का इसराइल पे जो एतमाद था कि वो ईरान के साथ अकेला ही निपट लेगा, वो भी टूट गया। अमेरिकी बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो थे वो दुनिया के जदीद तरीन हथियार होने के बावजूद वो अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहे। इसके अलावा एक और चीज देखिए कि ईरान में ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है जिसके खिलाफ है, वो वही पॉपुलेशन ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड को सपोर्ट करने में सपोर्ट कर रही है इस जंग के दौरान। और आखिर में अगर ईरान की तरफ देखें तो ईरान ने क्या कुछ खोया। अब ये देखिए कि ईरान जो बड़े बड़े दावे करता था कि मेरे अगर कोई जवाब नहीं, मैं पत्थर का जवाब ईंट से दूंगा और मैं ये कर दूंगा, वो सारे के सारे दावे समुद्री झाग की तरह बैठ गए। बेशक उन्होंने बहुत अच्छा सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और इन सारे दावों को लेकर और जो रिएक्शन ईरान की तरफ से दिया गया उसको लेकर बड़े सारे इबाम अभी भी मौजूद हैं, बड़ी सारी चेमगोइयाँ अभी भी मौजूद हैं। कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है बहुत सारी जगहों पर कि जो अटैक्स किए गए जौहरी तंजीबात पर ईरान के अंदर, ये ईरान को पहले मालूम था और फिर उसकी मर्जी कहीं ना कहीं इसमें थी कि ठीक है फाइन, वहाँ पर तो कुछ है नहीं और नहीं कोई होने वाला है, ये कर लिया जाए। फिर जो कतर में जिस तरह से उसने अटैक्स किए वहाँ पर कोई जिस तरह से कोई उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो बहुत सारी जगहों पर ये भी एक चीज़ें कही जा रही हैं कि सारा कुछ जो है वो नूरा कुश्ती थी। काशिफ साहब शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इसको सिर्फ एक जुमला के दुनिया में इस तारीख में इस वॉर को फिक्स्ड वॉर के तौर पे भी जाना जाएगा। देखिए मैं बसद एहतराम नवीद साहब से, देखें ईरानी मिसाइल्स जो हैं उन्होंने अपना डेमो दिया, वार टेस्टेड क्लियर, रूस की टेक्नोलॉजी उसके साथ थी, लिहाजा ये बिकेगा। चीन की टेक्नोलॉजी बिकेगी, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बिकेगी, और जो 4 ट्रिलियन के मुआहदे ट्रंप साहब
करके गए माजी करीब में मिडल ईस्ट से दिफा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईरान से आपको जो ख़तरा है, बाकी ममालिक से ख़तरा है, हम आपको सिक्का बंद दिफा का निज़ाम देंगे, आप हमारे साथ मुआहिदात कीजिए। वो 4 ट्रिलियन के मुआहिदात के ऊपर अब मिडल ईस्ट के लोग रिव्यू करेंगे कि अमेरिका के पास और इसराइल के पास तो बेचने के लिए है कुछ नहीं, जिनके पास है उनसे क्यों ना दिफा की चीज़ें खरीद लें। मैं समझता हूँ कि जंगी असला जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बिकेगा और ख़ास तौर पर इस पर स्टेप होगी टेस्टेड क्लियर। जंगी असलहा भी बिकेगा और नोबेल के जो अमन इनामात हैं वो भी दिए जाते रहेंगे जी। नोबेल का अगला अमन इनाम, इसके लिए नामजदगी हुई है जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका नाम तकरीबन हर जंग के दौरान हम सुन रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। अमेरिकी सदर को पाकिस्तान की जानिब से भी नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया गया है और इस पर ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा अहम बयान सामने आया है। बड़े जी वो मद्दाह बनकर उभरे हैं पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में। क्या उन्होंने कहा है और बाकी जमातों का इस पर क्या रिएक्शन है, और पाकिस्तान जो है इस सारी जंग के बाद और ख़ास तौर पर ये जो नामजदगी है डोनाल्ड ट्रंप की पाक अमेरिका ताल्लुकात पर किस तरह से ये असरअंदाज हो सकती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल अमन प्राइज़ के लिए नामजदगी की। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए सबसे मौजू और राइट पर्सन करार दिया है। द इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए अपने इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल देते हुए कहना था कि माजी में जितने लोगों को अमन के नोबेल इनाम मिले हैं उनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1-1.5 महीने में 2 सीज़ फायर कराए हैं और यही बात हमारी नामजदगी को तक़वियत देती है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में भी जंगबंदी के हवाले से मुतहरिक हैं। आज ही डोनाल्ड ट्रंप के गैर सरकारी सालिस बिशारा बही ने यह दावा किया है कि इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा चंद दिनों में मुमकिन है। फ़लस्तीनी निजात अमरीकी सियासी कारकुन बिशारा का एक मिस्री न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहना यह था नाजरीन कि ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद अब गज़ा का एक बार फिर गज़ा का जो मामला है वो खित्ते की तरजीह बन चुका है। ट्रंप गज़ा में जंगबंदी अगर करवा देते हैं तो फिर ये समझें कि नोबेल प्राइज़ कहीं नहीं गया। ट्रंप को नोबेल मिलता है या नहीं मिलता है, इससे हटकर सवाल यह नाज़रीन कि नामजदगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कितनी असरअंदाज हो सकती है और क्या इस नामजदगी का ताल्लुक कहीं ना कहीं मुल्की सियासत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान की सियासत की मैं बात कर रही हूँ और ये बात हम कर लेते हैं जी काशिफ रफ़ीक साहब से। काशिफ रफ़ीक साहब, जनूबी एशिया में 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान सीज़ फायर और फिर मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी, क्या ट्रंप मेरिट पर पूरे नहीं उतरते हैं अभी भी? देखिए ट्रंप साहब, मैं तो पिछले 2 माह से कह रहा हूँ कि मेरिट पे हैं ही ट्रंप साहब सिर्फ अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए। मैं तो तवातर से ये कह रहा हूँ कि ये पाक इंडिया जो सालसी हुई है, उसके बाद ईरान इसराइल सालसी हुई है, गाज़ा का एक मामला रह गया वो भी सालसी हो जाएगी मुस्तकबिल करीब में। अच्छा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मामला एक है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि वो नोबेल प्राइज़ अमन का जो है उसके लिए सूटेबल पर्सन बने और वो कहें कि देखिए ये मेरी एक अचीवमेंट का लेवल है कि मैंने दुनिया से जो तसादुम है, जंगों का खात्मा कराया। अब जिस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इनको नॉमिनेट नहीं किया था, मैं तो उससे भी कई दिन पहले मैंने कहा था कि ये बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में ही आपने फरमाया था ये मेरिट पे उतरते, लेकिन मसला ये था कि इसमें सिर्फ हल्का सा ट्विस्ट उस वक्त आया जिस वक्त अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और ट्रंप साहब ने कहा कि हमने जनाब उनकी एटमी तनसीबात का ख़त्म कर दिया और उनका जोरी प्रोग्राम रोल बैक हो गया और दिस एंड दैट। उसके बाद एक क्रिटिसिज्म आया, एक शिफ्ट आया और उसमें हमारे पाकिस्तान के जो कमज़ोर दिल सियासतदान थे जो आज इसके हक़ में इस्तदलाल दे रहे हैं, उन्होंने भी शिफ्ट लिया था। अब लेकिन मसला ये है कि जब उन्होंने देखा कि यार वो गलत शिफ्ट ले लिया गया था, कोई और मामला हो गया था, अब वो इस्तदलाल दे रहे हैं कि इससे अच्छा सूटेबल पर्सन कोई नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर गज़ा की जंगबंदी अगले 1 हफ्ते में नहीं होती, ट्रंप साहब उसके ऊपर अपना किरदार अदा नहीं करते, तो फिर गज़ा में अगर इसराइली जारियत जारी रहती है तो फिर मुस्लिम उम्मा और ख़ुद ईरानी कौम वो ईरानी प्रेसिडेंट से भी उन सबसे ही पूछेगी कि आपने अपनी जंगबंदी करवा ली तो गज़ा क्यों नहीं, जहाँ 2 साल से निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जो है बम्बारमेंट हो रही है और फिर उसके बाद हमास से मकबूल बाजियाब कराने पड़ेंगे। काशिफ साहब, तो फिर पाकिस्तान को गज़ा का मसला जब वहीं का वहीं है तो फिर पाकिस्तान को ये बात क्यों करना चाहिए थी? आपको नहीं लगता कि वो मसला हल हो जाता? पाकिस्तान का मामला और है। देखें इस वक्त कश्मीर का इशू भी बिल्कुल 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 देखें असल इशू ये है कि पाकिस्तान में एक हवा ये कायम हो चुकी थी कि ट्रंप आएंगे, फोन कॉल करेंगे, 804 बाहर आएगा।
चलो सियासी कोई ना कोई सियासी। आपको लगता है अब पहलू उस है। सारे मामले को शिफ्ट ले लिया गया और उसके बाद देखा गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अब वो ट्रंप, उनकी हुकूमत जो है वो आज फील्ड मार्शल साहब से मिलने को अपना एक प्राइड एहसास समझती करार है। देती है, बिल्कुल। इस सारे मामले को देखें, आपको अगर पाकिस्तान ने कह दिया और दुनिया उसके पीछे चल पड़ी, तो पाकिस्तान की तरफ से ये आर्गूमेंट होगा, देख लें जी हम सबसे पहले मुल्क थे जिसने बाज़ाब्ता तौर पर उनको नॉमिनेट किया। लेकिन इस सारी नॉमिनेशन के दूरअस नताइज ये होंगे कि मोदी जो है वो तनहा होंगे, और अब फाइनल ऑपरेशन इस मशरिक वस्ता में रूस, ईरान, चीन, पाकिस्तान का वो होगा चेंज ऑफ रजीम इन इंडिया एंड इसराइल आल्सो। ठीक है जी, बड़ी पेशगोई आप कर रहे हैं इंडिया के हवाले से भी और इजराइल के हवाले से भी। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं सर आपकी तरफ आऊँगी। सर ये कहेगा कि ख्वाजा आसिफ का ये जो कहना है कि नोबेल प्राइज़ के लिए ट्रंप ही बेहतरीन उम्मीदवार हैं, और वो इसके हवाले से दलाइल भी दे रहे हैं, जिस इंटरव्यू का मैंने अभी जिक्र किया। अब आप क्या समझते हैं, जिस तरह से काशिफ साहब ने भी कहा कि इस नामजदगी के मकासद जो हैं वो सियासी हैं, या आपको लगता है कि नहीं, सिफारती सतह पर भी कुछ ना कुछ इसकी अहमियत है इस बयान की? अस्मा देखें, एक तो काशिफ साहब ने इस बात का एडमिट कर लिया कि हमारे खत्ते में जो रिजीम चेंज है वो अमेरिका के कहने पे ही होती है, भले वो साइफर के जरिए हो या बम गिरा के हो। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर आप ख्वाजा आसिफ के पहले वाले बयान भी चला देती जो उन्होंने ट्रंप के बारे में कहे थे, या मरियम नवाज जो कहती रही है, या मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग ट्रंप के बारे में कहते रहे, तो वो बड़ा जरा अच्छा सा एक मसाला सा बन जा रहा था। तो लाजमी बात है इस वक्त हुकूमत जो है वो बिल्कुल लेटी हुई है, उनको एक खतरा जो है पहली नंबर 4 का जिक्र किया है, लेना सिर्फ बानी का उन्हीं हक से है, है। सबका हक है। जी अच्छा। पर बात यह है कि जिसका जिक्र अभी काशिफ साहब ने किया, कैदी नंबर 804, उसका खौफ इतना है क्योंकि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जो अवामी सियासत है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनको पता है कि इलेक्शन के जरिए वो अपना हुकूमत में नहीं आ सकते, तो वो हर वो काम करने पे तैयार है जिससे इमरान खान को बाहर उनको ना निकालना पड़े। वो भले ट्रंप साहब की नामजदगी है, अगर अमन के नोबेल प्राइज की बात होती तो सबसे ज्यादा तो हमें शोर मचाना चाहिए गजा के लिए। जो गजा में हालात है, जो फलस्तीन में हालात है, जो इसराइल की जारियत है, अगर उसको ट्रंप साहब रुकवा देते तो मैं भी उनको अमन के लिए नॉमिनेट कर दूंगा। पाकिस्तान और जो भारत की जंग थी वो तो पाकिस्तान खुद निबड़ लेता। जब हमारी इमरान खान साहब के दौर में भी जब एक हल्का सा क्लैश हुआ था तो भरपूर उनको हमने जवाब दिया था, और अभी भी हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते थे। बल्कि ट्रंप साहब ने जंग रुकवा के तो भारत को हजीमत से बचा लिया। तो अगर अमन कायम करना है तो मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो यूएनओ की करारदाद है उसके ऊपर अमल करवाया जाए, फलस्तीन में जो है वो अमल करवाया जाए, जो गजा में निहत्ते बच्चे, औरतों, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमले रुकवाया जाए। तो फिर वो मजालिम को अगर खत्म किया जाए तो मैं भी ट्रंप साहब को नॉमिनेट करूंगा। लेकिन सिर्फ उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, अपना नाजायज हुकूमत के ऊपर कब्जा रखने के लिए, हाइब्रिड निजाम को चलाने के लिए अगर ये किया जाए तो मैं तो उसके हक में नहीं। और फिर जो इसराइल और ईरान की जंग रुकवाने की बात कर रहे थे, और उन्होंने खुद ईरान के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया, उनके ऊपर बम्बारमेंट कर दी, और फिर आप अमन के मतलाशी बन रहे हैं। आप अमन की जंग खत्म कराने के बजाय आप उस जंग का हिस्सा बने ना नसीम साहब। आप बिल्कुल जी सही फरमा रहे जी, हैं। उस जंग में खुद भी गए, और जब आपको भरपूर जवाब मिला ईरान के साथ तो आपने फिर जंग रुकवाने की और अमन की और सीज फायर की बातें बिकॉज यू हैड नो ऑप्शन एट दैट टाइम। तो फिर आपको फिर वापस उसको करना पड़ा ना, जब कतर पे अटैक हुआ। अभी बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए फिर वो सालसी वाला एक जो किरदार है उस पर आ गए। नोबेल के लिए खैर बात की जा रही है, लेकिन ये जो नामजदगी है आदिल निज़ामी साहब, सर ये जो नामजदगी है पीटीआई के लिए एक बड़ा पेचीदा मसला बन गई है। नसीम सिद्दीकी साहब के लिए तो नहीं है, उन्होंने तो अपना वो बता दिया। अब ना तो वो इससे में इत्तेफाक करते हुए दिखाई दे रही है पार्टी, ना इख्तलाफ करते हुए दिखाई दे रही है, शायद इसीलिए कि वो कोई पोजीशन नहीं ले पा रही है। हालांकि अली मोहम्मद ख़ान जो है उनकी मैं ज़रूर ये बात करूंगी कि उन्होंने इस फैसले की मुखालिफत कर दी है। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं और जो हुकूमत इसके ऊपर, मौजूदा हुकूमत जो इसके ऊपर एक बात कह चुकी है कि नोबेल मिल जाना चाहिए है ट्रंप साहब को, आपको नहीं लगता कि अमेरिका में जो पीटीआई की लॉबिंग है हुकूमत के इस फैसले से उसको शदीद धचका पहुंचेगा? पीटीआई का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हुकूमत की तरफ से ऐलान किए जाना। आसमा इसमें देखिए एक चीज़ बड़ी अहम है कि अरबों के पास अरबों रुपए थे, अरबों डॉलर्स थे ट्रंप को खुश करने के लिए। वो गए तो देखिए किस तरह उन्होंने पैसे निछावर किए। हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। क्या मजाक है अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट कर दिया है अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए, और अगर वो कोशिश करते हैं, अभी जब से वो आए हैं ग्रेट अमेरिका की बात कर रहे हैं, जंगे ख़त्म कराने की बात कर रहे हैं, इकॉनमी की बात कर रहे हैं, टैरिफ, तिजारत, तो अच्छी चीज़ है।
उनकी ख्वाहिश है, तो अगर वो कुछ इस तरह एक्ट करते हैं तो हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के एंगल से इस तरह बात करिए, पाकिस्तान में तो अगर देखा जाए तो कोई 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं। ओपनली आपकी जितनी भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं अवाम पाकिस्तान को, वो सारी की सारी ट्रंप पे तो मुतफिक हैं। क्या पाकिस्तान तरीके साहब मुतफिक नहीं हैं? पाकिस्तान तरीके साहब तो कहती दोबारा उनको सदर बनना चाहिए। इनके लोगों ने वहाँ पे कंपेन चलाई, इनके लोगों ने वहाँ पे वोट दिए। अब हुकूमत जो है, हुकूमती जो जमातें हैं वो भी उनका मुतफिक है। बल्कि एक और इसमें चीज़, अब जिस तरह सदीकी साहब बात कर रहे हैं, क्या बानी PTI से जाके एक वीडियो बयान ले लें या उनसे जाके पूछ लें कि जी ट्रंप को नोबेल अमन प्राइज़ मिल रहा है, तो क्या आप उनको चाहेंगे कि मिले कि ना मिले? क्योंकि सारी उम्मीदें तो पहले उधर थी। अब कुछ मजहबी जमातों की कुछ रिजर्वेशंस रही हैं, लेकिन अंदरूनी खाना वो भी अमेरिका बहादुर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखती हैं। तो मेरे ख्याल से कोई इसमें मजाका नहीं है। बल्कि बॉर्डर पार भी चले जाएं, मोदी साहब भी कहते थे अगली बार ट्रंप सरकार, मिडल ईस्ट पूरा अगली बार ट्रंप सरकार, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। अब जंगों वाली जो आप बात कर रही हैं, देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट ये अगर इस जंग का हिस्सा ना बनते तो ओवरऑल जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं उनकी कोशिशें देख लें कि गज़ा के लिए ऑल्दो अमेरिका वीटो करता रहा है, इजराइल के जो लॉबी है अमेरिका के अंदर जितनी मजबूत है, तो सामहो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स भी उनके सामने कुछ मतलब सरेंडर किए हुए नज़र आते हैं। उनकी पॉलिसीज़ जो है वहाँ पे भी मतलब बहुत तेज़ी से चलती हैं, उसको रोक नहीं पाते। लेकिन आप रशिया और यूक्रेन की वॉर देख लें, वहाँ किस तरह यूरोप चाह रहा था कि वॉर आगे चलती रहे, उसको कंटिन्यू करे, लेकिन अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को बुलाकर किस तरह यूक्रेनी सदर को, अमेरिकी सदर उनसे किस तरह बात की कि आप जंगें रोकें, इसको मतलब रोकने की कोशिश तो करते रहे। यही कर सकता है ना US प्रेसिडेंट। बाकी पाकिस्तान के एंगल से अच्छी चीज़ है, ये डिप्लोमेटिकली अच्छा है। हम इंडिया वाले मामलात के बाद दुनिया में एक हमारा मुराल बुलंद हुआ है, दुनिया एक नए चश्मे से पाकिस्तान को देख रही है। पाकिस्तान अमेरिका के ट्रेड के हवाले से अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर इतना खुश करना ट्रंप अगर इस चीज़ से खुश हो जाते हैं तो इसमें कोई ये घाटे का सौदा नहीं है, अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, घाटे का सौदा नहीं है पाकिस्तान के लिए। अब मैं आपकी तरफ आऊँगी, नवीद नसीम साहब, सर ये फरमाइएगा कि ट्रंप के जो करीबी शख्सियत समझी जाते हैं बशार अब्बा, उनका कहना यह है कि गज़ा में जंग बंदी जो है वो दिनों की बात है, यानी बहुत ही करीब है गज़ा में सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही होगी आइंदा कुछ दिनों में। सर आपको ये बात मुमकिन दिखाई देती है? और साथ ही ये भी फरमाइएगा कि ईरान की जौहरी तनसीबात की तबाही के हवाले से जो मुतनाज़ ख़बरें हैं, उनके बाद जो इजराइल का एक वो है जो मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही हैं जिसकी मैंने अभी जिक्र भी किया, बहुत से तो नेगेटिव भी हैं ईरान को लेकर, उनका मानना मुमकिन है सर? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब वहीं से शुरू करूंगा जहां से आदिल निज़ामी ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के पास और देने के लिए क्या है। पाकिस्तान कतर की तरह 400 करोड़ डॉलर का जहाज नहीं दे सकता। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की तरह $6 बिलियन की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान अमेरिका को दे क्या सकता है? और इस रेजीम में जो जैसी चल रही है, जो कि फॉर्म 47 की मुबैना तौर पर एक हुकूमत है, वो अमेरिका की और ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए नोबेल तो क्या, वो तो लाइफ टाइम हर साल नोबेल के लिए ट्रंप को भी नॉमिनेट करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एक हमने देखा था साउथ अफ्रीका के जो सरबराह जो ट्रंप से मिले थे, जब ट्रंप ने उनसे कहा कि आपके साउथ अफ्रीका में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आगे से साउथ अफ्रीकन सरबराह ने कहा था कि हम आपको कतर की तरह 400 करोड़ डॉलर का जहाज तो देने से नहीं बिल्कुल कहा था। लिहाजा आप अपने मुल्क की औकात देखें, और आपके पास ऑफर करने के लिए नोबेल की नॉमिनेशन के अलावा कुछ और है जो आप ट्रंप को दे सकते हैं उनकी रजा हासिल करने के लिए, इस हुकूमत को कंटिन्यू करने के लिए। और इस ऐसी सूरत हाल में एक और जो सबसे अहम चीज है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, उसको ईरान इसराइल जंग की बजाय अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जो ट्रंप का किरदार था उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो मेरा ख्याल है कि जो ट्रंप का जो किरदार था वो इंतहाई बेहतर था, बहुत अच्छा था। हमने पाकिस्तान ने जो कुछ किया, इंडिया के साथ जो सलूक किया, पाकिस्तान की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से नोबेल का नॉमिनेट किया जाना मुझे तो बिल्कुल जस्टिफाई लगता है। ठीक हो गया, लेकिन नवीद साहब ये फरमा दीजिएगा कि इजराइल सर अभी कोई अमेरिका की सिलसिले में बात मान रहा होगा, क्योंकि जौहरी तनसीबात की तबाही को लेकर ईरान के हवाले से बड़ी सारी मनफी खबरें जो आ रही हैं, उसके बाद अब आपको लगता है, और थोड़ी तल्ख कलामी के भी हवाले से हमारे पास एक फ़ोन कॉल जो है उसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है सदर ट्रंप के और नेतन्याहू के दरमियान जो हुई है, उसके बाद आपको लगता है कि नेतन्याहू गज़ा को लेकर कोई बात मान रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप की, और गज़ा का मामला वाक़तन आने वाले कुछ दिनों में हल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा? सर देखिए,
गजा का जो इनिशियली मसला हल हुआ था वो बाइडेन हुकूमत के आखिरी दिनों में हुआ था, जो कि सीज फायर हो गया था, जिसका क्रेडिट दुनिया ने ट्रंप को दिया था कि क्योंकि ट्रंप जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं तो उसका अभी से उसके समरात सामने आने लग पड़े हैं। लेकिन हुआ क्या है, जब ट्रंप हुकूमत में आ गए तो वो सीज फायर खत्म हो गया और आज के दिन तक 60,000 से ज्यादा लोग जो है वो गजा में मारे जा चुके हैं, जिनमें एक्सपीरियंस जो है वो खवातीन और बच्चों की है। मुझे एक चीज ये बता दें कि दो जंगें जो एक चल रही है रूस की और यूक्रेन की, और गजा वाली दूसरी, ये दोनों जंगें वो हैं जो कि पिछले बहुत अरसे से चल रही हैं। इन दोनों में सीज फायर नहीं हुआ। अगर ट्रंप समझते हैं और ट्रंप अगर कुछ कर सकते हैं और गजा में जो इस्राएली ब्रुटैलिटी है उसको खत्म करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ठीक हो गया। वो सब होंगे नोबेल के, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि मुस्तकबिल करीब में या हफ्ते 2 हफ्ते में गजा में इस्राएली ब्रुटैलिटी जो है वो खत्म होगी। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम आपसे मिल रहे होंगे तो कुछ मुल्की सियासत की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तेज़ी से सुकड़ते हुए किरदार पर अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्या बात हो रही है, क्यों हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, ख़ासतौर पर अलीमा खान साहिबा ने जो बयान दिया है वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हमने जैसे आपसे कहा था कि मुल्की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तेज़ी से सुकड़ते हुए किरदार की बात करेंगे। मौजूदा पार्लियामान में अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए अपने बानी की रिहाई के लिए PTI एक नहीं 2 बार सड़कों पर आई, लेकिन क्या बानी रिहा हुए? बानी की रेड लाइन यानी उनकी अहलिया भी हमने अडयाला जेल पहुंचती हुई देखी। PTI की मौजूदा सियासी मूवमेंट्स का अगर जायजा लिया जाए तो इस्लामाबाद की जानिब सियासी चढ़ाई के बाद से तरसीलाते ज़र रोकने की अपील तक बेअसर रही। पार्लियामान में 26वीं तरमीम मंजूर हुई। अदलिया में इस्लाहात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना करना पड़ा और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि बानी PTI की हिदायत की खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ होने लगी हैं। कहने को पार्टी में सभी इमरान खान के नाम की माला जपते हैं, लेकिन अमल बरक्स किया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया था कि KP का बजट उसी सूरत पास होगा जब उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी, और फिर हैरत अंगेज तौर पर इस मुलाकात के बगैर ही बजट पास हो गया, जिस पर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया। इसका जवाब देते हुए आज अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान को माइनस करने के लिए हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। उनका कहना था कि हुकूमत के खिलाफ साजिश की जा रही थी कि सूबाई बजट पास न हो ताकि मालियाती इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाकर हमारी हुकूमत गिराई जा सके। सवाल नाज़रीन ये है कि इस साजिश का इदराक उस वक्त क्यों नहीं था जब वो बजट रोक कर बैठे हुए थे। सवाल ये भी है कि बानी की रिहाई के लिए ईद के बाद बड़ी तहरीक का ऐलान किया गया था, वो तहरीक कहाँ है? और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान के अहकामात पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? क्या वाकई इमरान खान को माइनस कर दिया गया है? काशिफ रफीक साहब, सर ये सवाल लेकर मैं आपके पास आऊँगी। आपको लगता है कि वाक़तन हकीकत में इमरान खान जो है वो माइनस हो चुके हैं, या फिर हम ये समझें कि अलीमा खान के जो बयान है वो अपनी पार्टी के जो चंद रहनुमा है उनसे महज नाराज़ी है, हकीकत कोई नहीं है इसमें? देखें, पाकिस्तान की सियासत से हर दौर में कभी किसी न किसी सियासतदान को माइनस किया गया है। आप जुनेजो साहब से ले लें, भुट्टो साहब से ले लें और आगे तक आए। अभी माजी करीब की बात है, को 2, 4, 5 साल पहले की बात है, 2018 के बाद रोज़ाना शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब कहते थे शरीफ ख़ानदान की सियासत ख़त्म, माइनस हो गया, माइनस कर दिया गया। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की सियासत में कब कबूलियत हो जाए, मकबूलियत मैटर नहीं करती, कबूलियत मैटर करती है। तो आजकल जो बरसा इक़्तिदार हुकूमतें हैं, जमातें हैं, उनकी मकबूलियत नहीं है, उनकी कबूलियत है। और आज PTI के लोगों की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। लेकिन आप हतमी नहीं कह सकते हैं कि कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद पता लगे कि जो आज कबूलियत में है वो जो कहीं और हो, और जो आज कबूलियत के नहीं मकबूलियत में है वो बरसा इक़्तिदार हो। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत कोई पॉलिसी के ऊपर, कोई अखलाकियात के ऊपर, कोई अवाम की बेहतरी के ऊपर तो चल नहीं रही। यहाँ तो पाकिस्तान की सियासत चल रही है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, कि आप अपने सियासतदानों के जितने लॉयल हैं, कल आप उनके लिए वादा माफगुजार नहीं बनेंगे, उसके बाद आपको सेनेटर बना दिया जाएगा, आपको जनाब तमाम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी आपके नीचे लगा दी जाएगी, आपको जनाब फैसला साजी दिखा दी जाएगी। सो इस वक्त
तहरीक इंसाफ क्रंच में है, और तहरीक इंसाफ का एक अलमिया आज से नहीं है, शुरू से है, 25 साल से, कि तहरीक इंसाफ को अपने आप से ख़तरा है, अंदर से ख़तरा है। अब ये जो ग्रुपिंग है, उसने अलीमा खान साहिबा ने जो कहा, बाकी कहा, वो मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब की और अलीमा बाजी की आपस में चल ही नहीं रही। बीबी कहती हैं किसी और को लेके आना है, वो कहते हैं किसी और को लेके आना है। 14 तो ग्रुप है पीटीआई के अंदर। अब वो 14 ग्रुप जो से हैं वो मजबूर हैं, और ये ग्रुपिंग खुद इमरान खान ने अपने दौर में करवाई। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन की ग्रुपिंग इमरान खान खुद करवाते थे। केपीके में ग्रुपिंग आतिफ खान की और परवेज खट्टर की इमरान खान खुद करवाते थे। का आपने नाम लिया तो मैं रोक के चले आपसे ही पूछ लेती हूँ, आप तो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। सर, कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। देखें, देर या बजल्द जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। जनूबी पंजाब सूबा बनेगा तो वहाँ पे 3-4 बड़े खानदान हैं। मखदूम अहमद महमूद, यूसुफज़ा गिलानी साहब और उनके साथ जहांगीर तरीन साहब शामिल हो जाएंगे। तो साउथ में पीपल्स पार्टी अपने आप को गेयर अप करेगी, लेके चलेगी, क्योंकि इस वक्त तक साउथ में नून लीग जो सी उतनी मजबूत नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ साउथ की हद तक, और जहांगीर तरीन साहब की अल्टीमेट बात हो, पहले भी उनकी सियासत मखदूम अहमद महमूद के साथ थी, अब उनका खानदानी कारोबार जो है वो भी मजीद बढ़ रहा है आगे और इश्तराक हो रहा है। तो उन्होंने जाना उधर ही है, क्योंकि अली तरीन ने मखदूम अहमद महमूद साहब की सपोर्ट से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना है। सो ये चीज़ें, और सियासत में कोई हतमी चीज़ नहीं होती, ये सियासत में मफादात की गेम होती है। सो मैं ये समझता हूँ कि सेंट्रल पंजाब जो है वो नून लीग के पास चला जाएगा, साउथ पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी के पास चला जाएगा, और साउथ पंजाब में जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी वही आइंदा हुकूमत करेगा। सही हो गया सर। अच्छा, मैं नसीम सिद्दीकी साहब, सर आपकी तरफ आऊँगी। ये अली अमीन गंडापुर जो हैं, ये हर थोड़े दिन के बाद क्यों ये कहने लग जाते हैं कि मैंने ये कर दिया और सूबे को गवर्नर राज से बचा लिया, मैंने वो कर दिया, सूबे को गवर्नर राज से बचा लिया, और अभी वो बजट को लेकर भी यही बात कर रहे हैं। तो सर, गवर्नर राज के लिए तो मौजूद जो सबब या बहाना है वो कुरम एजेंसी के अमनो अमान के हालात नहीं थे, तब तो एक बहुत बड़ा वो था ना ये फैक्टर कि जी गवर्नर राज यहाँ पर लगाया जा सकता है, तब नहीं लगा। तो अब क्या लगता, तो बार बार यही कि बहाना क्यों दोहराते रहते हैं अली अमीन साहब? देखिए आसमा, अभी जिस तरह काशिफ ने कहा कि सेंट्रल पंजाब जो है वो नून लीग ले जाएगा, ले नहीं जाएगा, दे दिया जाएगा। और जो हमारा जनूबी पंजाब है वो पीपल्स पार्टी का, क्योंकि अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाते हैं तो आपको पता है कि वोट किस तरफ जाना है। सियासत तो बाकी लोगों की खत्म हो चुकी है। बाकी जब कोई जेर अताब होता है ना, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उनके ऊपर कितना कितना प्रेशर होता है। अभी जैसे नून लीग का जिक्र किया गया, पीपल्स पार्टी की, अब जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी का जिक्र किया गया, किस तरह लोगों को तोड़ा जाता था। कहा जाता है पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज्यादा होगी। पीटीआई तो सिर्फ इमरान खान का नाम है। आज आप इमरान खान को छोड़ दें, वो कंटेनर पे खड़ा होकर एक तकरीर करेगा, पता चल जाएगा कि कितनी ग्रुपिंग है और कौन उसके पीछे है। वोट इमरान खान के नाम पे पड़ता है, किसी को अपने नाम पे नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि अपना जो सवाल आपने किया, बात यह है कि कोई पीटीआई के साथ कोई हनीमून पीरियड तो नहीं चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का। एस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रेशर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और वो किस तरह उन प्रेशर्स को अली अमीन गंडापुर डील करते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में आइन और कानून तो है नहीं। 15वें 17वें ग्रेड के जो अफसरान हैं वो पूरे मुल्क को चला रहे हैं, तो वो किस किस्म की धमकियां देते हैं, किस किस्म के प्रेशर्स करते हैं। आपने भी देखा है कि किस तरह लोगों को घरों से गिरफ्तार किया गया, औरतों की बेहुरमती की गई। आइन और कानून तो बिल्कुल नहीं है। जब आप एहतजाज करने निकलते हैं तो अपनी आवाम पे गोलियां भी बरसाई गई। ये बातें मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन टॉपिक इस किस्म का निकाला गया कि ये मिसालें देनी पड़ेंगे। तो अब आपको पता होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कोई हुकूमत करना इतना आसान काम नहीं है। उनको थ्रेट्स भी जाती होंगी, और जो वो जानते हैं अंदर की बातें वो बता रहे होंगे। बाकी हलीमा खान क्या कहती हैं या क्या महसूस करती हैं, वो डेफिनेटली इमरान खान की बहन है, उनके लिए अपने भाई का दर्द है। वो जो भाई पूरी दुनिया में एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखता था, शहजादों वाली उसने जिंदगी गुजारी है, और अब वो डट के एक जेल काट रहा है। तो बहनों को, फैमिली को तो तकलीफ होती है ना। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। उनकी बहन की आपने बात की तो मैं ज़रूर उस पर आऊँगी, आदिल निज़ामी साहब। लेकिन ये बताइएगा कि ईद के बाद बानी की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने की बात की जा रही थी, अब तक उसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब क्या लगता है आपको, इसकी वजह जो है बाहमी इख्तलाफात है, ये वाकई पीटीआई की स्ट्रीट पावर जो है आदिल साहब वो ख़त्म हो चुकी है? और फिर अलीमा खान ये जो बार बार शिकवा करती हैं कि कोई अडयाला नहीं आता है, वो धूप में धक्के खाती हैं, अकेली होती हैं, तो क्या इमरान खान की रिहाई अब किसी का हदफ नहीं रहा है पार्टी के अंदर, आपको ये लगता है? आसमा, सबसे पहले तो सियासतदान को माइनस नहीं किया जा सकता। ये हमने पाकिस्तान की सियासी जो तारीख देख लें,
मियाँ साहब एग्जाइल में गए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एग्जाइल में गई, वापस आके प्राइम मिनिस्टर बने। जरदारी साहब 13 साल जेल में रहे हैं, फिर आपके सामने हैं, दोबारा प्रेसिडेंट बने, फिर जेल गए, फिर दोबारा प्रेसिडेंट बने। शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जेल रहे। कितनी आपकी वफाकी काबीना के लोग हैं। तो लिहाजा सियासतदान जो है फॉर टाइम बिंग मुश्किल टाइम आ जाता है उनके ऊपर, जिस तरह आजकल बानी PTI के ऊपर आया हुआ है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो सियासत से माइनस हो गए हैं। अलीमा खान साहिबा का जो बयान है वो कह लें कि अपनी जो पार्टी की लीडरशिप है उनसे साहब वो थोड़ा डिसपॉइंट हो चुकी हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि वो पूरी काबीना, पूरी जो असम्बली के साथ यहाँ पर आएंगे वो नहीं आए, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि शदीद गर्मी है, वेदर खासा एक्सट्रीम है यहाँ पे इस्लामाबाद में भी। वो अकेली बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के बाद कई घंटे नज़र आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है, उमर यूब है, बाकी लोग हैं, तो वो हफ्ता 10 दिन बाद कोई 3-4 पेशियों बाद एक दिन चले जाते हैं और जाके फोटो सेशन, हाँ वहाँ पे जाके बातचीत कर लेते हैं और 1 घंटा 2 घंटे रुकते हैं और वहाँ जाके एक्सक्यूज़ कर देते हैं वो पार्लियामेंट की फलानी कमेटी का इजलास है, हमें वहाँ जाना है, वो फलानी जगह हमने जाना है। तो वो एक कह लें कि अंदर से उन पर एक गुस्सा था जिसका उन्होंने इजहार किया। बाकी बानी PTI बिल्कुल माइनस नहीं। बाकी जो आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी ऑप्शन अपना कर देख ली। सारी ऑप्शन जितनी थी उसमें एहतजाज था, उसमें लॉबिंग करना था, उसमें जनाब कोई सिविल नाफरमानी से लेकर क्या कुछ नहीं था जो नहीं कर चुके, हर चीज़ करके देख ली। तो उसका कोई नतीजा निकला नहीं। अब यही ऑप्शन उनके पास दोबारा भी मौजूद हैं, इन्हीं ऑप्शंस को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन क्या अब की तहरीक इंसाफ और आज से 1 साल पहले की तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है? मेरे ख्याल से अब थोड़ा वीक पोजीशन में है। ना उनको पाकिस्तान की लोकल जो डायनामिक्स है इस टाइम वो उनको सपोर्ट कर रहा है, ना ही जो आलमी सतह पर जितनी तब्दीलियाँ हुई हैं वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑप्शन है वो कह लें थोड़े महदूद हो गए। और इन ऑप्शंस के महदूद होने की जिम्मेदारी जो है बहुत सारी जगहों पर नवीद नसीम साहब, अली अमीन गंडापुर पर डाली जाती है। इल्ज़ाम उन पर ये लगाया जाता है कि वो दोनों तरफ खेलते हुए दिखाई देते हैं। अब हमने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं कि क्यों उनकी इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो उनके ऊपर शकूक व शुबहात हैं उनका इजहार होता रहता है। तो आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा हालात हैं इन शकूक व शुबहात की दुरुस्तगी की जानिब कुछ ना कुछ इशारा कर रहे होते हैं? एक तरफ जो है वो कहते हैं कि जी बजट मंजूर नहीं होगा जब तक मुलाकात नहीं होती है, फिर बजट मंजूर भी करा लेते हैं गवर्नर राज की वो बात करके, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी खुद ही चले जाते हैं। आसमा, आपके सवाल पर आने से पहले सिर्फ एक कमेंट, जो सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि साउथ पंजाब जो है वो दे दिया जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान में बदकिस्मती यही है कि दे दिया जाता है, और बाय चांस होता ही है कि जिस पार्टी को जमहीर तरीन जैसे इलेक्टिबल्स दिए जाते हैं उन्हीं पार्टियों को ये दोनों सूबों में हुकूमत भी दे दी जाती है। जैसे कि हमने अभी 2024 में भी देखा, और जहांगीर तरीन को जब 2018 में PTI को दिया गया तो PTI को भी हमने पंजाब में हुकूमत करते देख लिया। लिहाजा देयर इज नथिंग न्यू। अब रह गई बात गंडापुर साहब की, तो गंडापुर साहब को आप किस पार्टी का वजीर आला समझती हैं? बज़ाहिर तो वो PTI के वजीर आला है, लेकिन क्या एक PTI के अंदर बहुत सारी PTI की स्टेट विद इन स्टेट, आप एक अलीमा खान है वो लेफ्ट जा रही होती है, वो गंडापुर जो वो राइट जा रहे होते हैं, और जब मुशरफ बीबी बाहर थी तो वो दूसरी तरफ जाने लग पड़ती है। तो अब किस PTI की बात सर जी, लेकिन अगर वो किसी PTI के किसी एक ग्रुप के वजीर आला हो ना तब भी चले, कोई बात इस पे की जा सकती है, लेकिन उन पर इल्जाम कहीं और के वजीर आला होने का लगाया जाता है। एक जुमला देखें, मैं थोड़ी सी आसानी करना चाह रहा हूँ। देखें, दोनों तरफ खेलने वाले ही कामयाब होते हैं। शहबाज शरीफ साहब दोनों तरफ खेलते थे तो अपने भाई को जेल से भी निकाला, भतीजी को वजीर आला बनाया, खुद वज़ीर आज़म बन गए। दोनों तरफ खेलने वालों ही आसानी से ईज आउट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कामयाबी जो है गंडापुर साहब शहबाज शरीफ नहीं है, गंडापुर साहब शहबाज शरीफ नहीं है। लेकिन दोनों तरफ अब नसीम सिद्दीकी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब एक मिनट, जो दोनों तरफ खेलते हैं ना उनका हाल माजी में जो इमरान खान के साथ हुआ वो होता है, और मुस्तकबिल में जो शहबाज शरीफ के साथ होगा वो होगा। मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है शहबाज शरीफ का। जी नसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है सर। जी, मैं बस क्विकली ये कहूंगा कि जो 2018 का जहांगीर तरीन साहब का जिक्र किया जाता है कि बड़े इलेक्टेबल्स लेके आए, बड़े जहाज में लोगों को भर भर के लाए, वो तो 2024 में अपना इलेक्शन तक नहीं जीत सके, तो वो क्या पावरफुल होंगे, क्या उनकी पावर होगी? कबूलियत नहीं थी 2024 के इलेक्शन में, उनके पास कबूलियत नहीं थी। वहां से लोधरा से PTI के किसी MPA को किसी पावरफुल शख्सियत के दामाद होने की वजह से जितवाया गया था। कबूलियत की बात है, कबूलियत की नहीं। और आप एक बात नोट करें कि उन्हीं के पार्टी के 2 MLA लाहौर से जितवा दिया गया। ये कमाल देखे ना, कबूलियत थी लाहौर से जितवाना। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ है और आज काशिफ रफीक साहब जो है फरमा रहे हैं कि जी
मकबूलियत नहीं चाहिए है, कबूलियत चाहिए। जब कबूलियत होगी तो फिर पीटीआई के हालात जो हैं वो भी हम दुरुस्त होते हुए देखेंगे। जैसे बहुत सारी जमातें जो कभी मकबूल थी, कबूल नहीं थी, आजकल वो हमें कबूलियत रखती हुई दिखाई देती हैं। तो लेट्स सी पीटीआई के साथ क्या होता है, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। कल मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। बात सारा।